छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। अमित जोगी का नामांकन निरस्त होने पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसा और आज दौरे पर रवाना होने से पहले हवाई अड्डे पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2003 के चुनाव में नकली आदिवासी के नाम पर चुनाव लड़ा था। नकली जाति प्रमाण पत्र मामले पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जाति मामले में भाजपा ने 15 साल लगा दिए हैं और उसी की दम पर वे सत्ता में आज आई है, तो सब जानते हैं कि किस प्रकार से इनकी जुगलबंदी रही। उन्होंने कहा कि आदिवासी के नाम पर बहुत लोग जो है वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी करते हैं। अब फैसला आया तो भाजपा को इसका स्वागत करना चाहिए। जो वो 15 साल में नहीं कर पाई, हमने 18 महीनों में कर दिया। भारतीय जनता पार्टी 2003 के चुनाव में नकली आदिवासी के नाम से चुनाव लड़े थे और उसी के आधार पर सत्ता में आए थे। एक आदमी के जाति को प्रमाणित करने में रमन सिंह जी 15 साल लगा दिए। शिकायत उनकी थी, सरकार उनकी थी। मुझे याद है 2013 में सितंबर के महीने में जब नवंबर में चुनाव होने वाले थे, हाई कोर्ट में से अपने डिप्टी एजी से बोल के केस वापस मंगा लिए थे। जो हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको वापस ले लिया था। तो किस प्रकार से इनकी जुगलबंदी रही है वो दिख रहा है। और लगातार आदिवासी समाज ये मांग करता रहा है कि ये आदिवासियों के नाम से बहुत लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना ले हैं, अनुसूचित जाति के नाम से बहुत लोग सर्टिफिकेट बना लेते हैं और नौकरी करते हैं, शिकायत होती है, उसके बाद स्टे ले लेते हैं और उसके बाद वर्षों तक के उनका कोई निराकरण नहीं होता। सर बिहार जा रहे हैं, ये लगातार ये मांग होती रही है और अब जब फैसला आया तो भारतीय जनता पार्टी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार में हो रहे चुनावों को देखते हुए आज पटना और दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 चरणों में हो रहे बिहार के जो चुनाव हैं, इस दौरान मुझे पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इसीलिए मुझे वहां जाना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ साथ मुझे कमलनाथ के भी साथ प्रदेश में जाना है और इसके लिए परमिशन होना बहुत जरूरी है। पाटन में उनका स्वागत है। मुझे याद आता है कि जब मैं राजनांदगांव गया था तो रमन सिंह जी मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे खिलाफ FIR करवाए थे और सुखद संयोग देखिए शिकायतकर्ता विजय बघेल जी ही थे। आज रमन सिंह जी जा रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक के शासन प्रशासन की बात है तो शासन ने किसी के खिलाफ कोई एक पक्षी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जिन लोगों ने शासकीय धन का तोड़फोड़ किया, नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ FIR दर्ज था। कोर्ट में वो लोग जाके अग्रिम जमानत लिए, जिनको नहीं मिल पाया तो उसका निराकरण तो न्यायालय में होगा ना। तो ये जो धरना है वो शासन प्रशासन के खिलाफ है कि न्यायालय के खिलाफ है, ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा। बिहार चुनाव में मेरी भी ड्यूटी लगी है और आज वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुझे संबोधित भी करना है। साथ ही वहाँ 3 फेस में जो चुनाव हो रहे हैं, तीनों फेस में मुझे वहाँ जाना है और जैसे वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो कार्यक्रम देंगे उसके हिसाब से मेरा जाना होगा। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने अपनी रिपोर्ट में रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में असम को देश का पहला और छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बताया है। इस रिपोर्ट को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि मात्र 20 महीनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुशासन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य कोविड-19 यानी कि महामारी की वजह से काफी ज्यादा कठिन समय से वो निकला है। रोजगार देने वाले राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सितंबर 2020 में घटकर 2% रह गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी की दर 6.8% से काफी कम है। तो देश में शहरी विकास के जो ये दर हैं
वो 7.9% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% रही। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा 16 अक्टूबर को जारी बेरोजगारी दर पर ताजा आंकड़ों के अनुसार बात की जाए तो बेरोजगारी की दर असम में 1.2% के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम 2% है, जो देश में बड़े और विकसित राज्यों में काफी कम है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के द्वारा हाल में आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें भारत देश में बेरोजगारी की दर 6.3% बताई गई है और छत्तीसगढ़ राज्य को इस सूची में दूसरा स्थान दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2% ही बेरोजगारी बताई गई है और इसमें प्रथम स्थान पर आसाम राज्य, जिसमें 1.3% ही बेरोजगारी बताई गई है। कोरोना कोविड-19 महामारी के इस विषम परिस्थिति के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भागीरथी प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। मनरेगा में भी रिकॉर्ड तोड़ रोजगार छत्तीसगढ़ राज्य के 26 लाख लोगों से अधिक को दिया गया और अन्य सेक्टरों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्रों में और तमाम अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार उन्मूलक कार्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया। तो मरवाही उपचुनाव में जोगी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की प्रत्याशी अमित जोगी व उनकी पत्नी ऋचा जोगी के नामांकन फॉर्म को निर्वाचन आयोग अधिकारी ने निरस्त कर दिया। आपको यह भी बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव द्वारा अमित जोगी के नामांकन को रद्द करने के लिए आपत्ति लगाई गई थी और वहीं नामांकन निरस्त होने के बाद अमित जोगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है और इस मामले को लेकर कोर्ट तक जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये फैसला रातों रात पारित कर दिया गया और उन्होंने कहा कि मुझे बिना सुने ही फैसला लिया गया है और प्रशासन सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि जोगी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इस मामले पर सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जज खुद जल्लाद बन गया। कुछ ही मिनटों पहले मेरे रायपुर निवास स्थान पर तामील किया गया। 16 तारीख को ये फैसला पारित किया गया, रातों रात पारित किया गया। सबको मालूम था, मुझको छोड़। जितने भी आपत्ति करता थे उनके पास फैसले की प्रति थी, मेरे पास अभी तक प्रति नहीं आई है। इस चुनाव में आपकी भूमिका क्या होगी? मैंने निर्वाचन अधिकारी जी से चुनाव निर्देशिका की कंडिका 12 के अंतर्गत निवेदन किया कि अभी अभी ये फैसला मिला है, मुझे पढ़ने का और जवाब देने का समय तो दीजिए। कंडिका 12 बोलता है कि स्पष्ट रूप से बोलता है कि ऐसी स्थिति में कम से कम 2 दिन का समय दिया जाना चाहिए। मेरे उस आवेदन को खारिज कर दिया गया। बोले नहीं, तत्काल आप बोलिए। मैंने उनसे विनती भी करी कि साहब ये मामला हलाल और झटके का है, कानून अगर मुझे हलाल होने का अवसर दे रहा है तो कम से कम हलाल ही होने दीजिए। समय नहीं दिया गया, सुना ही नहीं गया, जज खुद जल्लाद बन गया। छानबीन समिति ने अमान्य कर चुका है, तो इसी आधार पर उनका निर्वाचन अमान्य हुआ है। तो क्या साल 2013 से लेकर 2018 तक अमित जोगी जो विधायक थे, आदिवासी होने का ये तो मरवाही विधानसभा उपचुनाव में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में निर्वाचन आयोग ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में चल रहे उपचुनाव की सरगर्मी और अधिक बढ़ गई है और प्रमाण पत्र खारिज किए जाने के फैसले के बाद जोगी पार्टी जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के विरोध में आज प्रदर्शन भी किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जनता कांग्रेस के नेता प्रदीप साहू ने मौजूदा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई कांग्रेस सरकार ने हार के डर से अमित जोगी का नामांकन निरस्त किया है और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में जनता कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी।
है उस दिन से यहाँ पे कानून का राज नहीं गुंडा राज चल रहा है। देख सकते हैं कि 17 तारीख को जिस तरीके से हम लोग काला दिवस के रूप में मानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई। अमित जोगी जी 2018 में विधायक थे, माननीय अजीत जोगी जी 2001 से लेकर 4 बार कार्यकाल उनका रहा। उसके बावजूद आज भूपेश बघेल की सरकार आज माननीय अमित जोगी जी से डर के आज उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर देती है, जिसके विरोध में आज हम लोग भूपेश बघेल का पुतला दहन करने आए हैं और भूपेश बघेल जी को चुनौती भी देते हैं कि अगर आप में हिम्मत थी तो चुनाव लड़ लेते, जनता की अदालत फैसला कर देती कि कौन सच है और कौन झूठ है। क्यों डर रहे हैं आप? क्यों लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? क्यों अमित जोगी के परिवार को आप वहां से मरवाई से बाहर करना चाहते हैं? आप कितनी भी कोशिश कर ले, अजीत जोगी जी दल के नेता नहीं दिल के नेता थे और मारवाही के दिल में वो हमेशा रहेंगे। आज हम लोग बताना चाहता हूं कि आज संघर्ष करते हुए आज हम लोग ने भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है। पूरे प्रदेश भर में भूपेश बघेल का पुतला दहन किया जाएगा। तो बालोदा बाजार में रावण भाटा खेल मैदान के पास निर्माणाधीन दानववीर भामाशाह भवन में जिला कराटे संघ व सेसिकाई सूतो रियो द्वारा कराटे क्लास का जो शुभारंभ किया गया। कराटे यहां क्लास कराई गई है और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा और उनके साथ ही उपाध्यक्ष इंद्र साव मुख्य रूप से वहां मौजूद रहे। तो इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं आत्म सुरक्षा की दृष्टि से कराटे सीखना अति आवश्यक हो गया है। वर्तमान कोरोना काल में स्वयं को तंदुरुस्त रखने के लिए कराटे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं और इससे बालिकाएं असामाजिक तत्वों से आत्म सुरक्षा आसानी से कर सकती है। उन्होंने कराटे प्रशिक्षण अजय यादव की भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर प्रशंसा की, उनका आभार प्रकट किया। इस अवसर पर प्रशिक्षक जो ब्लैक बेल्ट हैं सेकेंड अजय यादव और कराटे प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क भवन प्रदान के लिए नगर साहू समाज एवं अतिथियों का भी आभार व्यक्त किया गया। संघ के द्वारा आटापारा नगर में संचालित इस कराटे प्रशिक्षण का आज साहू समाज के द्वारा निर्माणाधीन भामाशाह भवन में आज से यह प्रशिक्षण का प्रारंभ जो हो रहा है, मैं सभी शिक्षार्थी और इस संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और यह बहुत ही आवश्यक है आज कोरोना काल के इस वर्तमान समय में स्वास्थ्य को बहुत अच्छा चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से यह कराटे का प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। हमारे नगर के लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में अजय यादव जैसे हमारे प्रशिक्षक जो बहुत ही कम शुल्क के साथ में बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे आसपास हमारे सभी के लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं आशा करता हूँ इस प्रशिक्षण से बहुत लाभ मिलेगा बच्चों को। धन्यवाद। साहू नगर भवन में कराटे का ओपनिंग किया गया है, तो अधिक से अधिक बच्चे लोग इसका लाभ ले। तो समय और टाइमिंग यहाँ पास बता दिया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें प्रैक्टिस करने के लिए बोले और कुछ भी जिसको परेशानी होगा तो मेरा नंबर भी है और उससे जानकारी ले सकते। तो सूरजपुर के प्रतापपुर मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर चिटका बहरा जंगल के पास एक 12 वर्ष की लड़की को हाथियों ने कुचल दिया है। मृतक लड़की जंगल में लकड़ियां लेने गई हुई थी और इस दौरान हाथियों ने झुंड की चपेट में ये लड़की आ गई है। यानी कि हाथियों का जो झुंड है वो वहां पर पहुंचता है और ये बच्ची उसका शिकार हो जाती है। और बच्ची की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने बीच बचाव तो किया, जिसके बाद हाथी भाग गए, लेकिन गंभीर रूप से घायल लड़की को इलाज के लिए वन विभाग के कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचाया और हाथियों के हमले से गंभीर रूप से ये बच्ची घायल हो गई थी और कर्मचारियों द्वारा अंबिका जिला अस्पताल इसे ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। रामानुजगंज के निकट ही नदी में 5 साल की बच्ची नहाते समय डूब गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। करीब 20 मिनट तक इस अभियान में बच्ची को ढूंढ लिया गया और इलाज के बाद बच्ची को रामानुजगंज सामुदायिक केंद्र भेजा गया, लेकिन बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।